आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। 3 खाने पीने की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, घी, आटा और दाल। इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट। कामयाब पाकिस्तान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है। इसमें 40 लाख ख़ानदानों के लिए हम लेके आ रहे हैं। फिर अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। हमारे निचले तबके को, कमज़ोर तबके को उठा सकता है वो है तालीम। 60 लाख स्कॉलरशिप्स और स्कूल स्टाइपेंड्स ये हम दे रहे हैं और इसमें हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, इस बड़े प्रोग्राम में, जिसमें सूबे भी शामिल हैं। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई होगी, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े ख़ानदानों से एक रिक्वेस्ट है। 30 साल में जो आप 2 ख़ानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, कमर तोड़ महंगाई में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कम आमदनी वाले अफराद के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने आज कौम से खिताब किया, महंगाई का एतराफ़ करते हुए वजूहात और गवर्नमेंट की मजबूरियाँ उन्होंने कौम को बताई हैं। वफाकी वज़रा की तरह वज़ीर आज़म ने फ़ीकस आमदनी का जिक्र किए बगैर अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों का खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ भी मुवाज़ना किया। पाकिस्तान में कम महंगाई होने का उन्होंने दावा कर दिया। उन्होंने 6 माह के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है और उन्होंने बताया है कि इस पैकेज के तहत 2 करोड़ ख़ानदानों को एहसास कार्ड के ज़रिए आटा, घी और दाल पर 30% सब्सिडी मिलेगी, जिससे 13 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बताया कि कामयाब पाकिस्तान के लिए 1400 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसके तहत 40 लाख ख़ानदानों को बिला सूद कर्जा दिया जाएगा और मुल्की तारीख में पहली बार 47 अरब रुपए के 60 लाख स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये खबरदार भी किया कि आइंदा दिनों में पेट्रोलियम की कीमतें मजीद बढ़ेंगी और सर्दियों में गैस का बहरान भी सर उठाएगा। इमरान खान ने अपोजिशन पर तनकीद की और पेशकश की कि 2 बड़े सियासी खानदान अपनी चोरी की आधी दौलत भी वापस ले आएँ तो मुल्क में अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें आधी कर दूंगा। अपोजिशन जमातों ने रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया है और इसे आवाम के साथ धोखा करार दिया है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल है। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रिलीफ पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है। ये तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा है। आम आदमी का तो गुजारा ही नामुमकिन हो चुका है। इस महंगाई में प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ पैकेज आपके ख्याल में कितना इत्मीनान बख्श है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो मुमकिन है या हो सकता है आवाम के लिए, वो उन्होंने किया है और कर रहे हैं। और उन्होंने बताई हैं, वजूहात बताई हैं कि क्या असबाब हैं, क्या वजह है। जिस अंदाज से तेल महंगा दुनिया में हो रहा है, जिस अंदाज से खाने पीने की अशिया दुनिया में महंगी हो रही हैं, और बिलखुसूस जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है कि वो चीज़ें बाहर से जो है वो हमें सस्ती दे दें। तो वहाँ अगर महंगाई है तो लाजमी बात है कि वो महंगी मिलेंगी। लेकिन हुकूमत जो कर सकती है, जितना कर सकती है, वो किया है और आइंदा भी करेंगे। फिर इसमें आप ये देखें कि बिला सूद के जो कर्जे हैं उनका भी उन्होंने कहा वो ज़राअत वालों के लिए भी है, आम छोटा कारोबार करने वाला है उसके लिए भी है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हुक्मरान ऐसा नहीं होता कि जो चाहे कि उसके दौर में महंगाई हो या उसकी आवाम जो है वो परेशान हो। लेकिन हालात के साथ साथ है, आपके मुआशी हालात जिस तरह के चल रहे हैं और जो सूरत हाल है, और फिर कोरोना की वबा और ये बाकी सारी चीज़ें जो फेस की हैं, दुनिया ने की हैं, उसी के असरात हैं अब दुनिया के अंदर। और उस
दुनिया के ऊपर जो है कुर्राए अर्ज़ पे पाकिस्तान भी है। तो मैं हमेशा इसी प्रोग्राम में बाकी भी जगह ये अर्ज करता आया हूँ कि वज़ीर आज़म साहब की सारी तवज्जो इस वक्त जो है उसका फोकस ये है कि किसी तरीके से महंगाई का कोई तोड़ किया जाए, महंगाई कम की जाए। तो आज उन्होंने जो पैकेज ऐलान किए हैं वो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में तो इस तरह से कभी किसी ने इस तरह का रिलीफ पैकेज नहीं दिया। लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी, अल्लाह करे कि हालात और दुनिया में बेहतर हों तो हमारे भी बेहतर हो जाएंगे। और लेकिन दुनिया से हटकर पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है और करेगी इंशाअल्लाह। सही आप कह रही हैं तारीख़ी रिलीफ पैकेज है। अयाज साहब, तारीख़ी रिलीफ पैकेज है, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि 1000 मंथली कितने घर के कितने अफराद का पेट भरेगा, और 1000 से तो सब्ज़ी एक दिन का खाना नहीं बनाया जा सकता। दुनिया में महंगाई है, कीमतों की प्राइसेस हाई हैं, लेकिन आपके ख्याल में इस तरह के अगर पैकेजेस जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, वजूहात भी ज़ाहिर उन्होंने बताई, अपोजिशन ज़ाहिर है अगर वो कुछ पैसे वापस कर दे तो कुछ सस्ती हो सकती हैं अशिया खुरनोश, आप क्या समझते हैं कि ये पैकेज आवाम को रिलीफ देने के लिए काफ़ी है? तो आप अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की तकरीर को मैं सम अप करूं तो मतलब 2 लफ्ज़ों में हो सकती है कि जागते रहना साढ़े दिन रहना। और ये जो आप बात कर रही हैं, ये जो आप बात कर रही हैं, ये तो वो है कि वो कहते थे जी लेके आएंगे लूटी हुई दौलत। आज पहली बार उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मिन्नत की है 2 बड़े ख़ानदानों से कि खुदा के लिए जो आप लूट के ले गए थे उसका 50% ही वापस ले आए, और उनका मैं फिर प्राइसेस आधी कर दूंगा। पैकेज नो डाउट बहुत बड़ा लगता है, जितने अरब उसमें डाले गए हैं उस पैकेज में, वो लगता है कि वाकई एक दर्दमंद हुक्मरान ने ये पैकेज दिया है इस कौम को, जो बहुत चाहता है कि कौम की मुश्किलात दूर हो जाए, महंगाई का शिकार ना हो, इनकी ज़िंदगी, इनकी सांसें बहाल रहें, सांस की डोरी टूट ना जाए उससे। तो ये लगता है अब उन्होंने खुद कहा जी 13 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो मेरा सवाल ये है कि 13 करोड़ लोगों को अगर फ़ायदा होगा तो कहते हैं कि वो एस्टिमेट है ना 22 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में जी। तो क्या 9 करोड़ लोग वाकई इस काबिल हैं इस मुल्क में कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जो महंगाई हो गई है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जब हमने हुकूमत संभाली तो पिछले बहुत ख़राबियाँ करके गए थे। अब चूँकि हालात ऐसे हैं, पूरी दुनिया ज़िम्मेदार है महंगाई की। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लेके, इंडिया से लेके अमेरिका तक और जर्मनी तक आपको बताया कि कितनी महंगाई हो गई है, और उसकी निस्बत हमारे यहाँ तो पेट्रोल बहुत सस्ता है आज भी। तो वो मुझसे को पूछ रहा था पेट्रोल, मैंने कहा यार ये बताओ घी कितना रुपए लीटर पड़ता है? तो वो कहता है जी कोई तकरीबन 500 रुपये। तो मैंने कहा यार पेट्रोल डाला करो हांडी में, सही बात, पेट्रोल सस्ता है अभी 100 और शायद बाद में नौबत भी ना आए पैसे खर्च करने। 37-38 रुपये है, तो वो क्यों नहीं तुम लोग इस्तेमाल करते? तो ये कह देना बड़ा आसान होता है कि जी हमने बड़ा फिक्र है लोगों के लिए कर दिया है। बहुत कुछ कर सकती थी ये गवर्नमेंट। बेसिकली हुआ क्या कि आज तो चलें पूरी दुनिया मुश्किल में है, महंगाई है, लेकिन उन जिन मुल्कों की ये मिसाल देते हैं, एक तो फीका सामदन उनकी बहुत ज़्यादा हमसे, वहाँ बेरोज़गारी इतनी नहीं है, फिर सोशल सिक्योरिटी से पैसे मिल जाते हैं लोगों को, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो जाहिर है जो बंदा कमाता है वही खाता है, तो कमाने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो फिर इन मुआशरों में करप्शन भी बढ़ती है, चोरियां और डाके भी बढ़ते हैं। जाहिर है फिर अमन अमान की सूरत हाल भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये इत्मीनान पता नहीं किसको होगा इससे दुआ, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अल्लाह करे कुछ लोग इस पे के लिए इत्मीनान बख्श हो और दुआएं दें वो इस हुकूमत को, जी वाकई हमारे लिए उसने कुछ किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कम से कम मेरे लिए तो इत्मीनान बख्श इसमें कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरब का जब जिक्र आता है तो लगता है बहुत बड़ा पैकेज है, लेकिन जब आप उसे डिवाइड करेंगे 13 करोड़ पे तो वो कितना कितना किसके हिस्से में आएगा, ये बहुत ही एक वही बात है कि इससे क्या होना है लोगों का और क्या नहीं। फैसल साहब, आपके ख्याल में ये पैकेज इत्मीनान बख्श है, या आप सजेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इस तरह के और पैकेजेस भी लाएँ ताकि जो बाकी 9 करोड़ हैं जिनका अयाज साहब कह रहे हैं उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाए?
अच्छा, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मैंने तकरीर सुनी और जब मैं उनकी इब्तिदाई तकरीर सुन रहा था और वो जो बातें कर रहे थे वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, उनका खिताब चल रहा है। मैंने तो फिर और से टीवी देखना पड़ा है कौन से मुल्क की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो अपने इंट्रो में कहा ना इस खित्ते का मवाजना किया है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो आज कमाल किया है वो इस खित्ते का मवाजना नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया का उन्होंने जो है आज दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और इस खित्ते के ममालिक समेत उन सबका मवाजना किया है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को जो है वो सबसे बेहतर जो है वो आज करार दे दिया है। यानी कि अब अमेरिका को, चीन को, यूरोप को जो है वो चाहिए कि अपनी पॉलिसियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिसी और इमरान खान साहब की हुकूमत की पॉलिसी है उसके मुताबिक तैयार करें। आइंदा इन तरक्याती ममालिक में तरक्की याफ्ता ममालिक में जो इंतखाबात होंगे ना उनमें सियासी जमातों का एक नकाती मंशूर होगा कि हम जीतने के बाद जो है अपने मुल्क में जो है वो इमरान खान की जो है वो पॉलिसियाँ जो है वो लेकर आएंगे। अच्छा, अब ये देखें, आज जब इमरान खान साहब ने ये रिलीफ पैकेज की बात की और उसी पैकेज में उन्होंने ऐलान कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा होने वाला है और सर्दियों में जो है वो गैस की जो है वो किल्लत होगी। अब ये रिलीफ पैकेज में जो है इस ऐलान को कि हमने रिलीफ पैकेज का जो है वो पार्ट ही समझना है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इलेक्शन लड़ने से पहले इमरान खान साहब हमें हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म की मिसालें देते थे कि वो साइकिल पे अपने दफ्तर जाते हैं। तो इस मुल्क में इतने सादा तबीयत लोग रहते हैं कि वो भी समझ बैठे थे, बल्कि वो जब वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठाया तो सब भी समझ रहे थे यहाँ से वो सीधे जो है वो साइकिल पर बैठ कर ही जो है वो अपने दफ्तर जाएंगे। अच्छा, 3 साल हो गए वज़ीर-ए-आज़म तो जो है वो साइकिल पे दफ्तर नहीं गए, लेकिन जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है ये लग रहा है कि एक कौम जरूर जो है वो गाड़ियों से जो है वो साइकिलों पर आ जाएगी। ये कौम जरूर जो है अब साइकिलों पे जो है देखिए मोटरसाइकिल की खरीद बहुत बढ़ गई है तो अब साइकिल की बारी है ना। जी। अच्छा, फिर आप जो टीवी के टॉक शो में ये मुस्तकिल ये बात कही जा रही थी कि सर्दियों में जो है गैस का बहरान होगा और उस बहरान की वजह हुकूमत की पॉलिसियां हैं, तो अहमद अजहर साहब मुस्तकिल ये बात कह रहे थे कि मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, इस दफ़ा की गैस सर्दियों में किसी किस्म का जो है वो बहरान नहीं होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में जो है वो इस बात का जो है खुद ही ऐलान कर दिया कि ज़हनी तौर पर आप सब लोग जो है तैयार रहें कि सर्दियों में जो है गैस का जो है बहरान होगा। तो अब हमें और आपको जो है सर्दियों के लिए अभी से सर्दियाँ तो ज़ाहिर है एक आध महीने के फासले पर हैं, तो हमें एक मुतबादिल ज़राए जो है वो तलाश कर लेने चाहिए। आज उन्होंने जो है अपनी एक तरीके से ये शिकस्त भी जी कोयले वगैरह कर ले और कोयले के गीजर आते हैं या नहीं आते, लेकिन अब वो चूल्हे पर खाना तो कोयले पे पकाना होगा, बना लेते हैं, कोशिश करके बना। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद पूरी कौम को जो है रिलीफ पैकेज में ये जो है नबी सुनाई है कि अब सर्दियों में ना गैस नहीं होनी। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं आपने इलेक्शन लड़ा इस मंशूर पे कि मैं इनके हलक से पैसे निकलवा लूंगा, मैं पूरी दुनिया भर में इनके जो दौलत छुपी हुई है लेके आऊंगा। आज आप कितने बेबस नजर आए, आज आपने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया कि आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप इनके पैसे निकलवा सकते। आज आप मजबूर हो गए, आज आप इन्हीं से दरख्वास्त कर रहे हो कि अल्लाह के वास्ते तुम अपनी दौलत लेके आ जाओ, अगर तुम्हारी दौलत आ गई तो 50% महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि अब ये पाकिस्तान में महंगाई की जो एक आखिरी जुमला सुन ले, पाकिस्तान में महंगाई खत्म होना जो है वो अपोजिशन की दौलत की वापसी से मशरूत हो गया है। अगर अपोजिशन दौलत वापस लूटी हुई दौलत वापस लेकर आ गई तो महंगाई खत्म होगी। बस सूरत दीगर जो है पूरी कौम को जो है इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब महंगाई खत्म और कम नहीं बल्कि उसमें इजाफा ही होगा। ये वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का जो आखिरी जुमला था वो जुमला कहकर उन्होंने तकरीर खत्म कर दी। और दुआ बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा हुआ है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर खत्म हुई है उसके बाद एक नोटिफिकेशन हुआ है यूटिलिटी स्टोर्स पे 65 रुपए पर लीटर ऑयल और 53 रुपए पर लीटर घी महंगा हो गया। बिल्कुल जी, और पेट्रोल उसमें से 30% आप आपको सस्ता करके दे देंगे। सही। अच्छा, ये इलियास साहब आप बहुत इत्मीनान के साथ बैठे, लगता है आपको पैकेज पसंद आया? पैकेज तो क्या किसको पसंद आना, पैकेज में जो उन्होंने वादा किया उन्होंने रूटीन में बातें की, ये तो आधी बातें तो शौकत तरीन साहब बजट में कर चुके थे कि कर्जे देंगे किसानों को, वही उठा के प्राइम मिनिस्टर साहब का लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद नहीं, ये पैकेज इनको लिख के दिया गया। पैकेज तो पढ़ के तो सब लोग मुतमिन हो जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर तो कुछ नहीं होता ना। अमली तौर पर तो देख लें, उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ, घी और तेल की कीमतें बढ़ गई,
चीनी की कीमतें पहले ही बढ़ गई। इसके अलावा बिजली की कीमतों के वो नोटिफिकेशन नेपरा को चले गए कि 2 से 2.5 रुपये फिर यूनिट की कीमत बढ़ रही है। ये कहाँ रिलीफ मिलेगा किसी बंदे को, किसी को घर वाले को नहीं रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ देते तो अगर किसी तरीके से देते, बिजली के बिलों में देते, पेट्रोल में देते, ताकि आम आदमी को फ़ायदा होता, खाने की चीज़ों में देते। ये तो पता नहीं, अब किसी को ज़ुबानी जमा खर्च हो गया कि जी हर घर को 13 करोड़ को मिलेगा। 13 करोड़ को किस तरह मिलेगा बताएं? कोई इनके पास तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि किस तरह किसको रिलीफ मिलेगा, किस फैमिली को मिलेगा, पता चले। ये तो वैसे ही ज़ुबानी कलामी करके अंदाज़ा लगा के कह दिया कि इतने लोग ख़ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। ये इधर तो गुर्बत का इनको पता ही नहीं है कि एक बंदे का घर का बजट क्या है, वो किस तरह चलाता है। हर महीने वो अपने बिजली के बिल, बच्चों की फ़ीस देने के लिए उधार लेता है और किस तरह गुजारा करता है। 70% तो उनके ये चले जाते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी का बिल और इस तरह फ़ीसों में चले जाते हैं। बाकी वो बंदे खाते क्या हैं? इन्होंने लो कैलोरीज इनकम है जो लोगों की, कि लोग खाते कैसे हैं, किस तरह रहते हैं। डॉक्टर के पास तो जाना ही अब बंद हो गया। हॉस्पिटल में पहले दवाइयाँ फ्री मिल जाती थी, वो भी बंद हो गई हैं। लोगों के लिए बड़ा बुरा हाल है। आप देख लें, डेंगू का मर्ज है, कुछ नहीं हो रहा इधर। कोई ऐसे सब्सिडी नहीं दी जा रही, कोई उनको इलाज की सहूलत नहीं जा रही। पहले ये था कि टेस्ट की सहूलत दे दी थी, टेस्ट सस्ता कर दिया, फ्री कर दिया, अब तो वो भी ख़त्म हो गया। अब ये महंगाई में किस तरह कंट्रोल करेंगे? ये तो सिर्फ तकरीर करके चले गए। आप देखेंगे आने वाले दिन बजट में भी इसी तरह होता है कि गुर्बत में काबू होगा। चले इत्मीनान रखें, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा हाल जिंदगी में। तो मुतमईन है लोग तो। बिल्कुल सही है जी, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं कि जागते रहना, 3:30 रहना, फिर यही बात बनती है। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है, गैर मुतवक्के कौमी टीम की मुस्तकिल मिजाजी खुशाइंद वजह क्या है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के साफ शिकन मुकाबले जारी हैं और शाहीनों की उड़ान सबसे ऊंची है। कौमी टीम ने भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और नमीबिया को शिकस्त देकर मुसलसल 4 मैच जीत लिए और मेगा इवेंट में 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कौमी टीम 7 नवंबर को अपना आखिरी मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने निस्बतन कमज़ोर हरीफ नमीबिया को 45 रन से शिकस्त दी। ताहम कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कई इनफरादी आलमी रिकॉर्ड भी बना डाले। बाबर आजम वनडे के बाद T20 में भी बैटिंग में पहले नंबर पर आ चुके हैं। वो विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर बतौर कप्तान 1450+ स्कोर करने वाले वाहिद बैटर बन गए हैं। क्रिस गेल का कैलेंडर ईयर में ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान की दस्तरस में आ गया है। साल में 1050+ स्कोर करने का मुनफरिद एजाज़ भी मोहम्मद रिजवान ने हासिल किया है। उन्होंने बेहतरीन औसत में भी विराट कोहली को पीछे छोड़ा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सबसे ज़्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप निभाने वाली दुनिया की पहली जोड़ी बन गई है। पाकिस्तानी टीम अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है, लेकिन बड़े बड़े दावे करने वाली भारतीय टीम की हालत थोड़ी अबतर है, बल्कि ज़्यादा अबतर है कहना चाहिए। भारत को 2 मैचेस में इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है। इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के दरमियान मैच जारी है। भारत वर्ल्ड कप में रहेगा या घर जाएगा, इसका फैसला अफगानिस्तान के हाथ में। जाहिर है जो मैच के बाद ही होगा। इसी से मुतालिक हमारा सवाल है, लेकिन आज के इस खुसूसी सेगमेंट में मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा देती हूँ। अयाज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान नज़ीर साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। सलीम खालिक साहब, जाहिद मकसूद साहब हमारे पैनल का हिस्सा है। जाहिद मकसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। जाहिर है पाकिस्तान टीम को हम बहुत दफ़ा खेलते हुए देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो गैर मुतवक्के परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी देख रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पे मेरा ख्याल टीम भी हैरान होगी, सारे शायकीन भी हैरान है, क्योंकि इस किस्म की परफॉर्मेंस कम अज़ कम मैंने तो मेगा इवेंट में नहीं देखी कि पाकिस्तान अगर मगर के चक्कर में ना उलझे। क्योंकि हम तो हर इवेंट में इस इंतज़ार में होते हैं कि फ़लाँ को हरा देगा तो पाकिस्तानी टीम आगे आएगी। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लुक है, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेटर जो है बोर्ड के चेयरमैन बन गए बड़े ही अरसे के बाद। मुझे याद है जब वो बने थे, तनकीद भी हुई थी एक ख़ास हल्के की तरफ से। आमिर सोहेल और बाकी साथियों ने कहा था कि ज़रा सब्र से काम लें, क्योंकि कम से कम एक टेस्ट क्रिकेटर तो इस सीट पे पहुंचा है। और उन्होंने काफ़ी इत्मीनान दिया प्लेयर्स को, यहाँ तक कहा कि आप तेज़ खेलें, जारहाना खेलें, खुलकर खेलें, इस बात से मत डरें कि आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। फिर उस वक्त जो फैसला हमें कुछ ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता था कि मैथ्यू हेडन को साथ लगा दिया, बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर फैलेंडर को साथ लगा दिया। फैलेंडर तो पाकिस्तान आए थे, लेकिन मैथ्यू हेडन क्योंकि वहीं मौजूद थे IPL के सिलसिले में, उन्होंने वहीं पर ज्वाइन किया।
इतने दिनों में उन्होंने कोचिंग पाकिस्तानी टीम की क्या करनी थी। इतलात के मुताबिक मैथ्यू हेडन प्लेयर्स के इत्मीनान में बहुत इजाफा करने का सबब बने हैं। बल्कि आपने भी दुआ देखा होगा कि मीडिया में एक पिक्चर जो है गर्दिश कर रही थी, जिसमें शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, रिजवान वसीम जूनियर, जितने हमारे पठान साथी हैं, मैथ्यू हेडन उनके दरमियान में खड़े हुए ऐसे लगता था जैसे कोई KPK का सनोबर खान है, मैथ्यू हेडन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके इत्मीनान में इजाफा हुआ है और प्लेयर्स को भी एहसास हुआ है कि हमारी इज्जत इसी में है। इंग्लैंड यहाँ से आने से इनकार कर चुका है, न्यूजीलैंड यहाँ से वापस जा चुका है। तो ये तमाम एक इज्तिमाई हैसियत से अगर दोनों मैच देखें, तीनों मैच जो पाकिस्तान चारों मैच जीता, जिसमें एक टीम एफर्ट दिखाई देती है। किसी मैच में शाहीन अफरीदी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। हारिस रऊफ जिन पे तनकीद हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उन्होंने आउट क्लास बॉलिंग कर दी है। मोहम्मद हफीज़ पे तनकीद हो रही थी, अब आखिरी मैच में मोहम्मद हफीज़ ने भी 32 रन करके अपने एतमाद में इजाफा किया और मेरा ख्याल टीम मैनेजमेंट के एतमाद में भी इजाफा किया। इमरान नज़ीर साहब, जाहिर है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, कुछ जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जाहिद मकसूसा, आपके ख्याल में ये क्रेडिट आप किसको देंगे? कप्तान को देंगे, मैनेजमेंट को देंगे, या जिस तरह एतमाद की बात की जा रही है, जाहिर है वो तो फिर दोनों तरफ से होता है, मैनेजमेंट का भी, पूरी टीम का एतमाद होता है तो वो अच्छा खेलते हैं। आप किसको क्रेडिट देंगे? वेल आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं शुरू करूँ तो एतमाद की बात करें तो नो डाउट जाहिद भाई ने जिस तरह कहा, बड़े अरसे के बाद हमारे चेयरमैन एक टेस्ट क्रिकेटर आए हैं और नो डाउट एक क्रिकेटर के आने से जब क्रिकेटर के नीचे जब क्रिकेटर ट्रेनिंग करता तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। और नो डाउट उन्होंने जिस तरह आके अपनी टीम को अप्रिशिएट किया और जो कॉन्फिडेंस उनको दिया, तो मेरे ख्याल में टीम ने भी, मैं भी हैरान कुन हूँ कि मैंने भी अगर मगर में पहले हम रहते थे, जाहिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो टीम ने परफॉर्मेंसेज दी है मेरे ख्याल में पहले से बहुत आउट क्लास है। मेरा ख्याल है मेरे कैरियर में भी हम अगर मगर में रहते थे कभी, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो डेफिनेटली एक चेयरमैन के होते हुए जो उनको कॉन्फिडेंस मिला, रमीज़ साहब खुद प्लेयर से भी मिले हैं और उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया प्लेयर्स को, आप खुल के क्रिकेट खेलें। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा वो चेंजिंग करेंगे, तो ये लड़कों के हक में बड़ा अच्छा डिसीजन आया और लड़कों ने भी बड़ी 100% एफर्ट दी। रिजल्ट देखें, बीइंग मुस्लिम हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बात करें टीम की तो टीम वर्क गेम तो करनी पड़ती है ना डेफिनेटली, लेकिन जो उन्होंने गेम की अभी पाकिस्तान टीम में वो मेरे ख्याल में बड़ी आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने क्रिकेट खेली और रिजल्ट देखें, रिजल्ट बैक टू बैक 4 मैचेस जिस तरह उन्होंने जीते हैं। स्पेशली पहले मैच की अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में उसमें जो एक पाकिस्तान टीम का कम्बिनेशन हमें नजर आया, एक दूसरे को बैकअप, एक जेल टीम नजर आई और इंडिया को बिल्कुल ही वन साइडेड उन्होंने मैच रहा। उसके बाद जो पाकिस्तान टीम में वो कॉन्फिडेंस आया, मेरा ख्याल है कि आगे आपके न्यूजीलैंड का मैच दे ले, अफगानिस्तान का देख ले, नबीबिया नो डाउट चले एक एसोसिएटेड टीम है, लेकिन मेरा ख्याल है इन तीनों टीमों के खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जैसा जायद साहब कहने का अगर एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा कर रहा, तो बैक टू बैक सबकी परफॉर्मेंसेस डे बाय डे हमें नजर आई और वो टीम के लिए बहुत अच्छा। और ये टीम जो परफॉर्मेंस अभी पाकिस्तान टीम के, ये मेरे ख्याल में आने वाले मैचेस में हमें सेमीफाइनल के लिए बहुत अच्छा है। हमारा बूस्टर, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अब देखिए टीम का बहुत हाई है और मेरी दुआ है एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी नेशन, तो डेफिनेटली हम सब दुआ गए अपनी टीम के लिए, टीम जीते। उसकी वजह जब हमारी क्रिकेट जीतेगी तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस आएगी और बहुत सारे लोग जो इस चीज को से प्यार भी बहुत बिल्कुल नो डाउट है, इस मुल्क से मेरा ख्याल है बड़े फैन, क्रिकेटर फैन है और देखे स्पेशल दुबई में गए वर्ल्ड कप देखने, तो वो तो हैं, लेकिन कुछ अरसे से जो क्रिकेटर फैन जो क्रिकेट अच्छी देखने को नहीं मिलती थी। मुझे लग रहा है आपको भी जाना चाहिए था वहां पर लाइव मैचेस देखने। तो मेरा ख्याल है फिर यहाँ कौन बैठता, यहाँ पे भी देखे ना, एक्सप्रेस को भी यहाँ पे भी चैनल को भी किसी ने संभालना था ना। ये बहुत बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी वजह। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान अभी क्रिकेट खेल रहा है तो ये आने वाले टाइम में हमारा जो यंग टैलेंट आके आने वाला, उनमें एग्रेशन आया, उनमें कॉन्फिडेंस आया। क्रिकेट हमारी जो लोग समझते थे, आज हमने एज ए नेशन एक साबित किया कि हम बड़ी पीसफुल कौम है और हमारे मुल्क में बड़ा पीसफुल है सारा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैकअप किया, इंग्लैंड ने बैकअप किया, हमें वो उस टाइप की क्रिकेट नहीं मिली, प्रैक्टिस नहीं वो मिली, लेकिन उसके बावजूद हमने जो परफॉर्मेंसेज दी है मेरे ख्याल में वो आउट क्लास। बिल्कुल आपसे कह, सलीम खालिक साहब को भी शामिल करते हैं। सलीम खालिक साहब, आप तो गालिबन गए भी थे और वापस भी आए, जाहिर है पाकिस्तान टीम ने जवाब तो दिया है, सिक्योरिटी वालों को भी जवाब दिया है, मौका करने वालों को भी जवाब दिया है, आप किसको क्रेडिट देंगे? आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी पर क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी गया था, वापस आया था, फिर फाइनल के लिए दोबारा गया था, तो होपफुली अभी भी ऐसा और फाइनल जीते भी थे हम लोग।
अभी भी प्लीज आप फाइनल में जरूर जाइएगा। बुक करा लो यार सलीम खालिक साहब, सलीम भाई अभी भी जरूर जाइएगा। ना तो बाबर आजम को क्रेडिट दे रहे हैं ना मैनेजमेंट को, आप खुद को दे रहे हैं। आगे दे मेरा ख्याल यही है कि इसका क्रेडिट जो है ये बाबर को ज्यादा जाता है, क्योंकि बाबर ने टीम को एक मुत्तहद करके रखा हुआ है, और अगर आपका कप्तान जो है वो परफॉर्मर हो तो उससे टीम की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। प्लेयर्स को भी वो डांट भी सकता है, उनसे अच्छी तरह से काम भी ले सकता है। क्योंकि मेरी प्लेयर से बात होती रहती है, वो ये कहते हैं कि टीम का इतना अच्छा माहौल पहले नहीं देखने में आया था कुछ अरसे में। अब लड़के जो हैं मिलजुल कर रहते हैं, और शायद इसकी वजह ये भी हो कि बायो बबल में रहते हैं, बाहर आने जाने का मौका नहीं मिलता। वही होटल में एक मखसूस एरिया है जहाँ पे गपशप लगाते हैं जब ऑफ टाइम होता है, तो आपस में उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब एक दूसरे को बैक करते हैं। देखिए जैसे सारी दुनिया कह रही थी कि हफीज को और हसन अली को ड्रॉप कर देना चाहिए नामीबिया के खिलाफ मैच में, दोनों को खिलाया जिसमें हफीज ने परफॉर्म कर दिया, हसन भी बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, तो एक टीम का मोमेंटम बन गया है। और पीछे से कोच जो है सकलैन मुश्ताक, उनका इतना नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा। सकलैन मुश्ताक वो के आर्जी तौर पर कोच बने, लेकिन उनको एक्सपोजर बहुत है, बड़ी टीमों के साथ कोचिंग की है उन्होंने, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, सबके साथ वो रह चुके हैं, हाईली क्वालिफाइड कोच हैं, उनके आने से भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो अब रिजवान की परफॉर्मेंस आप देख लें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शाहीन शाह अफरीदी की यूएई में जो टूर्नामेंट हुआ उसका भी पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ। इन लड़कों ने अपनी ज्यादातर क्रिकेट वहां पर उन्हीं पिचेस पे खेली। फिर जो लोग कह रहे हैं कि हमको ज्यादा तैयारियों का मौका नहीं मिला, वो एक तरह से आप समझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो गई, क्योंकि इंडियन टीम यूएई में खेलती रही, इवेंट के वक्त थक हार के प्लेयर बैठ गए और अब गालियां खा रहे। पाकिस्तानी टीम की सीरीज ही नहीं हुई, उनको कौमी T20 कप खेलने का मौका मिला, एक तरह से ताजा दम होकर आए और T20 वर्ल्ड कप में जहां उनको मौका मिला वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मौका का उन्होंने लोगों को भी मौका दे दिया। वहां पर मैं खुद देख कर आया, और जब न्यूजीलैंड वाले खड़े होते थे तो उनको सिक्योरिटी कर छेड़ते थे। और अभी कल नामीबिया वाला जब मामला आया, आपने देखा होगा कि भाई इन्होंने हाथी नहीं दिए थे, इनके इसका बदला लेने, तो जिससे मैच होता है शायकीन बदला भी लेते। अब स्कॉटलैंड का ढूंढ रहे होंगे, तो बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और इंशाल्लाह अभी फाइनल तक बरकरार रहना चाहिए, फाइनल जीतना चाहिए इंशाल्लाह। आसिफ, आपको क्या वजह लगती है? जाहिर है बड़ी गैर मुतवक्की समझी जाती थी कौमी टीम, और फिर अब मुसलसल मैचेस जीतना और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, आप क्या समझते हैं, या आप भी समझते हैं सलीम खालिक साहब की तरह कि वही फाइनल में जाएंगे तो टीम जीतेगी? नहीं, एक तो स्कॉटलैंड ने भी सुना हमारे वीज़े बंद किए हुए हैं, उनसे भी इंतकाम लेना हमने। अच्छा, ये देखें, बिल्कुल क्रेडिट ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जब टीम जीतती है तो कप्तान से ज़्यादा क्रेडिट किसी का नहीं होता। इतना क्रेडिट होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है फिर और उससे आप क्रेडिट छीन। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबर आजम आप हो सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। वो तो लोग कह रहे हैं ना कि उससे इंग्लैंड से हमने 2 बदले लेने हैं, एक तो वो दौरा नहीं किया, दूसरा वो हार क्यों गए थे 92 में हमसे, ये भी बदला हमने लेना है, वरना हालात ये ना होते। हमारा क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंपोर्टेड लोग चला रहे थे, ये आप क्यों भूल जाते हैं? वो इंग्लैंड में बैठे हुए लोग आए थे यहाँ, वो चला रहे थे, उन्हें कख पता नहीं था हमारे प्लेयर्स के साथ किस तरह उन्होंने काम करना है। उसके बाद रमीज़ राजा के आने से यकीनन एकदम से वो सारी चेंज इतनी बड़ी आ गई कि वो चूंकि मेड इन पाकिस्तान आपको मिला चेयरमैन PCB, फिर आपका कोच जो है वो मेड इन पाकिस्तान, अगरचे आर्जी है लेकिन मेरे ख्याल वो मुस्तकिल कोच होना ही सकलैन को चाहिए। बाकी इंपोर्टेड वो चल जाते हैं, बैटिंग कोच चल जाता है, बॉलिंग कोच चल जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक ऊपर आपके मेड इन पाकिस्तान नहीं होंगे, जाहिर है वो उस तरह से टीम को बैकअप नहीं कर सकते। और फिर ये कॉन्फिडेंस देना टीम को कि जाओ यार खेलो, जाके मारो, कुछ नहीं होता, तुम्हें नहीं निकाला जाएगा, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। इमरान नज़ीर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर क्रिकेटर से ये कह दिया जाए कि यार तुम बस खुल के खेलो, अपनी गेम खेलो, तुम्हें इससे गर्ज ही नहीं है कि तुम टीम में रहोगे हर हाल में, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है इमरान? बिल्कुल यार साहब, इसमें मैं भी थोड़ा ऐड करूंगा। ये नो डाउट, आप अगर अपने प्लेयर को जब खुली कमांड देते हैं कि भाई गो एंड किल हिम, और आप प्रॉपर क्रिकेट खेलो, आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर रिलीज होता है और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब मुझे ज़रा खुली छूट मिली है, मैं अपनी 100% एफर्ट दूं। बाकी देखिए, आप जब 100% देते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं, और आपको ये डर नहीं है कि आप टीम से बाहर हो जाएंगे। अब जो बाबर आजम की जो बात करें, नो डाउट उन्होंने पूरी टीम को जेल करके रखा हुआ है, और
एक बात ये भी है स्क्वायर बबल का क्या है, सारे लोग इकट्ठे हैं, बार बार हम रोज़ एक दूसरे की वही शक्लें बार बार देखनी पड़ती है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। बड़े अरसे के बाद हमारी टीम को जो कॉन्फिडेंस अब मिला है और उन्होंने शो करवाया ग्राउंड में, परफॉर्मेंस देख के शो करवाया। वो अंडर प्रेशर जो पहले बड़ा होता है, जब भी इंडिया से मैच होता है, प्रेशर जब ये दिलचस्प बात है कि बाकी टीमों की परफॉर्मेंस बायोस्क्योर बबल की वजह से खराब हुई भी है और हमारी अच्छी हुई है। सही है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे। आज जो इस वक्त मैच जारी है अफगानिस्तान वर्सेस भारत, इस पर भी हम बात करेंगे और पाकिस्तान का जो नेक्स्ट मैच है स्कॉटलैंड से, उस पर भी राय जानेंगे कि उसमें आप पाकिस्तान की पोजीशंस हमारे एक्सपर्ट्स क्या देख रहे हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर हम बात करें, हमारे पास स्पोर्ट्स का पैनल मौजूद है। जाहिद मकसूद साहब, मैं आपसे दोबारा आगाज़ करूंगी। आज का जो अभी मैच हो रहा है, देखें वैसे तो अगर मगर का बहुत चक्कर है, क्योंकि इंडिया आज का मैच जीते, अभी तक बहुत अच्छी खेल रही है इंडियन टीम। उन्होंने पहले दोनों मैचों के बरक्स जो है पावर प्ले में अपनी विकेट नहीं गवाई और अभी 8 ओवर्स का खेल हो चुका है और दोनों ओपनर उनके मौजूद हैं। शर्मा आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और लेकिन ये है कि तीनों मैच बहुत अहम है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया 2 मैच खेल के 0 पॉइंट पे है। इंडिया तीनों मैच खेले और जीते और मार्जिन से जीते, और फिर न्यूजीलैंड जो है वो आज दुआ करेगा कि इंग्लैंड के जो अफ़गानिस्तान की टीम है वो हार जाए, इंडिया की टीम जीत जाए, क्योंकि अफगानिस्तान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर बहुत आगे है, +3 समथिंग उनका रन रेट है। इसलिए एक दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान अपनी साइड सेव कर चुका है, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया की टाई है। इंडिया का चांस है, लेकिन इसी सूरत में जब रन रेट उनके ज़्यादा जाएगा, तीनों मैच जीतेंगे, फिर इंडिया का चांस बन सकता है। अयाज साहब, आप अभी तो जैसे मैच अच्छा खेल रहा है इंडिया, लेकिन आपको क्या लगता है इवेंट में रहने के कितने चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता कि इंडिया क्वालिफाई कर सकेगा सेमीफाइनल के लिए, सच्ची बात है। लेकिन आज का मैच में जाहिद साहब को याद होगा, दोपहर में भी मैंने कहा था कि आज मेरी हमदर्दियाँ इंडिया के साथ हैं, क्योंकि मुझे ये मजलूम लग रहे हैं और मैं हमेशा मजलूमों के साथ होता हूँ। वो जब वापस जाएंगे हार के, और स्पेशली पाकिस्तान से हारे हुए हैं, तो जो इनके साथ वहाँ होने वाली है वो सोच के भी रूह काम जाती है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह का इंडिया बना दिया हुआ है, वो बुत इतना बड़ा बनाया हुआ है कि नहीं, हम तो शायद दुनिया की वो नाकाबिल शिकस्त कौम बन गए हुए हैं। और क्योंकि उनकी फिल्मों में आपको नज़र भी वो आता है, तो वो ये फिल्म नहीं है, ये हकीकी मैदान है। और यहाँ पे इसके बाद फिल्म जरूर बनेगी ऐसा, वो बनेगी, लेकिन वो उस फिल्म में वो निकाल लेंगे को अपना ऐसा एंगल कि वो बहुत मजबूत होने के बावजूद हार गए थे, कोई इशू नहीं है। और इमरान, आपको क्या लगता है, आपके एक्सपर्ट्स क्या कहती हैं, आप इंडिया को क्या रेट करेंगे आज के मैच को मद्देनजर रखते हुए? आई थिंक यहाँ पे इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन एज ए क्रिकेटर पर्सनली मुझे जो इंडिया ने पीछे 2 मैचेस के जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो हम लोग सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन पुअर क्रिकेट खेली है इंडिया ने। और आज जो प्रेशर में जो एक प्रेशर था उनका थोड़ा सा निकले तो हैं प्रेशर में, लेकिन लेट्स सी। इंडिया प्रेशर में आने वाली टीम नहीं थी, नहीं, नो डाउट। ये हमें आइडिया है कि जिस तरह की एक बड़ी टीम गिनी जा रही थी और सेमीफाइनलिस्ट टीम सब लोग बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो नजर नहीं ऑफ, बिल्कुल टोटली ऑफ कलर लगे। कैप्टन भी तो है ना, लास्ट 14 मैचों में से 13 के टॉस हार चुके हैं वो। लेकिन जाहिद भाई एंड ऑफ द डे देखें ना, पहले बैटिंग के बाद में आप अपनी 100% एफर्ट तो दें, और जिस तरह की क्रिकेट इंडिया ने खेली है वो उतना मज़ा नहीं है जो हम सोच रहे थे कि इंडियन नो डाउट एक बेस्ट टीम है। और आज जो उनको क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बेसिकली इंडियन टीम का ये स्टाइल है। और अभी 70-80 रन है, आउट कोई नहीं, और आज अच्छा पावर प्ले उन्होंने यूज़ किया। लेकिन हम लोग ऑन पेपर देखा जाए तो नो डाउट इंडिया अच्छी टीम है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान का आज जो मेन बॉलर अगर देखो मुजीब की बात करूँ तो वो भी नहीं खेल रहे, तो उनकी बॉलिंग जो लाइनअप है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत अच्छी अगर बात करें तो बैटिंग, हाँ बैटिंग अगर 2 उनके ओपनर्स क्लिक करते हैं तो आज भी इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। आपको लगता है अब इस वक्त अभी सिचुएशन अगर देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया, क्योंकि अभी आउट कोई नहीं है तो 10 पीछे विकेटें हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल में 170-80, क्योंकि इंडिया का कोशिश यही होगी कि जितना हम बड़ा से बड़ा टारगेट बोर्ड पे सेट करें और उनको कम रन में देखते हुए लगता नहीं 170 नहीं, लेकिन वो पिछली तो चलो एक हिस्ट्री होगी, लेकिन अभी जो परफॉर्मेंस सामने आ रही जिस टाइप की क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, तो ये नजर आ रहा है कि 180-70+ रन करेंगे। सही। सलीम खालिक साहब, आप किस तरह से आज के मैच को देख रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं? जिस तरह हम बात कर रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान सबसे बेस्ट टीम है और हम तो चाहते हैं भारत इवेंट से बाहर ही जाए, आपको क्या चांसेस लग रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है कि आगे जाए।
देखिए, जिस तरह अयाज साहब ने कहा कि मैं आज इंडिया को सपोर्ट करूंगा और हम लोगों ने हंसी में ये बात ली, इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हमारे यहाँ विराट कोहली के नाम की शर्ट पहन के लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, हम हंसते हैं इस चीज को देख के। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, उसके बाद वहां किस तरह से हुआ कि इसने इंडिया पाकिस्तान की हिमायत की, मुकदमे किए, लोगों को पकड़ा। तो इंडियन क्रिकेटर्स को इस चीज का खौफ है। कोहली की 10-12 माह की बेटी है, तो उसके लिए अजीब अजीब बातें की गई, दूसरी बातें की गई, तो सारे प्लेयर्स जो हैं इस खौफ का ही शिकार रहे हैं। अब चूंकि वो बड़े मैचेस उनके 2 निकल गए थे, इसलिए शायद आज उनको एक कुछ थोड़ा खुल के खेल रहे हैं, लेकिन इंडियन टीम को नजर आ रहा है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए आज उन्होंने सारी अपनी सलाहियतें झोंक दी हैं। लेकिन शायद अब देर हो चुकी है और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि इंडियन टीम आगे जा पाएगी। और वो कहते हैं ना, गुरूर का सर नीचा। आप हरभजन सिंह या दूसरे लोगों की जो वीडियोज है निकाल के देख लें, किस तरह पाकिस्तान का मजाक उड़ाया करते थे या पाकिस्तान को बुरा भला कहते थे कि हमसे नहीं जीत सकते, वॉक ओवर दे दो। अब बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी हार गए। तो यही होता है, आईपीएल कर लें, पैसा तो आ गया। वो कहते हैं ना, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, वही बात है। तो पैसे से कम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो नहीं खरीदी जा सकती। सही। और सलीम खालिक साहब, जो नेक्स्ट मैच है पाकिस्तान का स्कॉटलैंड से आखिरी मैच होगा, जाहिर है स्कॉटलैंड की टीम को आप किस तरह से देखते हैं, और न्यूजीलैंड को तो उन्होंने खासा टफ टाइम दिया था, इस मैच को कैसे देखेंगे आप? न्यूजीलैंड के खिलाफ नो डाउट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और छोटी छोटी इनिंग्स खेली, लेकिन काफी करीब पहुंच गए थे न्यूजीलैंड के। वो तो टीम उनकी बेहतर लग रही है, लेकिन हमारी टीम के साथ ऑन पेपर उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह आराम से मैच जीत जाएगी। सेमीफाइनल की पाकिस्तान को प्लानिंग करनी चाहिए और उसके बाद फाइनल की, क्योंकि एक चीज हम लोग खुश बहुत हैं, टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, खुश होना भी चाहिए। लेकिन अमूमन ऐसा हो रहा होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, किसी टीम का मोमेंटम एक बना होता है, एक आध कोई बैड डे आता है, उसमें सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा नहीं होगा और फाइनल तक हमारी टीम का मोमेंटम ऐसे ही बरकरार रहेगा और टीम ट्रॉफी जीतेगी इंशाल्लाह। ज़ाहिर मकसूद है सेमीफाइनल किससे हो सकता है पाकिस्तान का? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों दौड़ में शामिल हैं और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि बेहतर है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सामना हो जाए। साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में आ रही है, जिस रिदम में आ रही है, साउथ अफ्रीका जरा निस्बतन टफ टाइम दे सकती है। खतरनाक चौपर तो कहा जाता है उनकी टीम को। लेकिन जाहिद भाई एक बात, हम नीचे से ऊपर आए थे। जाहिद भाई एक बात ये भी तो है ना कि साउथ अफ्रीका हमेशा सेमीफाइनल में हमेशा ही गंदा परफॉर्म करती है बड़े मैचों में। चले इस दफा फिर हम यही सोचते हैं। तो इमरान, आपको क्या लगता है स्कॉटलैंड की टीम किस तरह से पाकिस्तान का पलड़ा, जाहिर है हम तो यही चाहते हैं भारी हो, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं उस टीम? देखिए, अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो नो डाउट वो एक एसोसिएट टीम है और उनका वो मोमेंटम, वो प्रेशर नहीं होगा जो एक पाकिस्तान बेस्ट टीम है इस टाइम पे, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है डेफिनेटली स्कॉटलैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ना चाहिए। जिस एग्रेशन के साथ उन्होंने पहला मैच खेला और अभी 4 मैच फिनिश किए हैं, लास्ट मैच भी उसी एग्रेशन के साथ फिनिश करें ताकि आपको की जरूरत है। नहीं, अब नो चेंज। उसकी वजह है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। अगर एक आधी कहीं होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो करेंगे भी नहीं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मैच है, ये आप फिट तरीके से मैच खेले ये जब अब, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना अब सेमीफाइनल के लिए, आप उसकी तैयारी के लिए। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।